हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश मीडियम। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी सर इंग्लिश मीडियम के भी जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कर दीजिए। तो मैंने क्या किया है 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके इस पार्ट में हम जो एमसीक्यूज वाले पार्ट है, मतलब हम कहें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, वन वर्ड हो सकते हैं, मतलब सिंपल सी बात कहूं कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं 28 उस पर फोकस कर रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। तो लेते हैं 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसमें सारे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन राइट ऑप्शन के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड पेपर सॉल्यूशन 2024 क्या है 12th फिजिक्स। पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा है एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? एमसीक्यूज, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें बोले, पहला क्वेश्चन इसमें है एमसीक्यू और इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? सो वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं कि ऑप्शंस क्या है तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। बच्चों क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को हम पी लिखते हैं। ये डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो इसको हम बोलेंगे क्या? पोलराइजेशन। मतलब हमारा आंसर इसमें क्या होगा? पोलराइजेशन। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लेकिन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट की बात करें तो दिस इज व्हाट? पोलराइजेशन। क्लियर है यहां तक? ओके, दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू वाला देखते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स दिए होंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मास ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो इन लेंथ पर, एरिया पर, इन पर कोई भी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है बच्चों। नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सिल्वर, तो सिल्वर कोई सी भी लेंथ का हो, सिल्वर कोई सी भी डायमीटर का हो, सिल्वर कोई से भी एरिया का हो, क्रॉस सेक्शन एरिया हो, उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। मतलब एरिया उस पर डिपेंड है। हाँ, ये एक फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, दिस इज व्हाट? टेम्परेचर। बट यहाँ पर टेम्परेचर वाला ऑप्शन नहीं था। अगर आपने थ्योरी में पढ़ा होगा तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये यही है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मटेरियल है उसका रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाती है? रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बढ़ जाती है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर फैक्टर, वी आर जस्ट सीइंग सम ऑप्शन। और ऑप्शंस में हमारे पास वन ऑफ द ऑप्शंस क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका सही आंसर होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो करेक्ट रिलेशन जो होगा एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। मतलब जो स्फेरिकल मिरर का रेडियस जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या होता है? हाफ होता है बच्चों। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोर्थ वाले एमसीक्यू को देखते हैं। 1s3 एंड 2he, ये हीलियम है, ये हाइड्रोजन के लिए है E, और यहां पर 3, जिसमें एटॉमिक मास या मास नंबर, ये मास नंबर है हमारा। अगर किसी कोई से एलिमेंट्स के अगर मास नंबर सेम हो तो वो होता है आइसोबार। तो इसके लिए हम बोलेंगे क्या होगा बेटा? आइसोबार। इसमें ऑप्शन आपके पास बहुत सारे होंगे, आइसोटोन्स होंगे, आइसोटॉप्स होंगे, लेकिन हम बोलेंगे अगर इसके मास नंबर सेम हो, 3 देखिए दोनों ऊपर दिख रहे हैं, आपको 3 दिख रहे हैं, इट मींस दिस इज व्हाट, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। ठीक है, ए की वैल्यू सेम हो, है ना, ए की वैल्यू सेम होती है वो आइसोबार होते हैं। फिफ्थ नंबर पर आते हैं। हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम दिए होंगे लेकिन हमारा इसमें ऑप्शन आएगा ऑस्टेन। व्हिच ऑप्शंस वी विल गेट? ऑस्टेन, OERSTED, ऑस्टेन। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इन डिप्लीशन लेयर पीएन जंक्शन डायोड देयर आर। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे भाई, मोबाइल आयंस होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे ऐसे। तो इसका सही आंसर होगा इमोबाइल आयंस। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इमोबाइल आयंस। मतलब इसमें कोई मूव करने वाले आयंस नहीं होते हैं, इमोबाइल आयंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल बैरियर क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये भी हमारा 1 into 6 मतलब 6 मार्क्स का ही है। तो अब देखते हैं, पहला वाला पार्ट है इसमें, पहला वाला पार्ट है
पोटेंशियल ब्लैंक ऑन मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक रिलेशन पढ़ा है E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। E तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों, डिक्रीजेस। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस फिलअप, डिक्रीजेस। तो यहां पर हमें डिक्रीजेस फील करना है। दूसरे को देखते हैं, द सब्सटेंस विच हैव नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी, उस मटेरियल को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक विच मटेरियल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, और वी कैन से डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नेगेटिव मैग्नेटिक टेंडेंसी जिसकी होती है, दिस इज व्हाट, डायामैग्नेटिक। ऐसा ही फेरोमैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है और पैरामैग्नेटिक की भी पॉजिटिव होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड को देखते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है डिस्प्लेसमेंट करंट। विच करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। विच करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt लिख सकते हैं इसको, और इसी को आप चाहें तो phi की वैल्यू E इंटू a लिखकर आप रख सकते हैं। मतलब इसी को आप एप्सिलॉन नॉट a d E, यहां पर phi की जगह हमने रख दिया E a, तो a को बाहर ले दिया d E अपॉन dt। तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड E यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट को देखते हैं, फोर्थ नंबर को। इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्वांटम मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर। लाइट को रिफ्लेक्ट करने का यही काम करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर बोल लीजिए, या प्राइमरी मिरर के जैसा भी कह सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव मिरर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो इससे रिफ्लेक्ट होंगी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टर। फिफ्थ नंबर पार्ट को देखते हैं। द एनर्जी बैंड अबव द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। विच बैंड, कंडक्शन बैंड। दो बैंड हमने पढ़े होंगे या पढ़ते हैं हम। वन इज व्हाट, बैलेंस बैंड, जिसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और दूसरा बैंड क्या है, सेकंड बैंड जो होता है वो दिस इज व्हाट, कंडक्शन बैंड। और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो करंट को कंडक्ट करता है। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो कंडक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी इसका आंसर होगा कंडक्शन बैंड। 6 नंबर को देखते हैं। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करते हैं, तो इसमें किसका होगा कंसंट्रेशन मोर, इसमें होल्स का होगा। पी में पोल से होल याद रख सकते हो बच्चों। तो पी में कौन ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं। अगर इसका उल्टा पूछा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन का मेजॉरिटी होती है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। एन में इलेक्ट्रॉन होता है और पी में होल्स होते हैं। आई होप फिलअप्स के भी आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। थर्ड देखते हैं, ट्रू फॉल्स पर आ जाते हैं बच्चों। थर्ड वाला पार्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग को देखना है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो, नहीं ये फॉल्स है बच्चों। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको आंसर बता दूं, ये फॉल्स है। ये ऐसा हर टाइम पर पॉसिबल नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज टर्म लगाया है, इसलिए हम अभी के लिए इसको बोलेंगे दिस इज फॉल्स। नाउ सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं। अगर आपने रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ देखा होगा चैप्टर नंबर 3 में, तो आपने देखा होगा इस टाइप ग्राफ। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होती है, डिक्रीज होती है इंक्रीज टेम्परेचर होने से। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अपोजिट बोल रहे हैं। तो इसके लिए भी ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर से अगर एक बार पढ़ें, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो दिस इज रॉन्ग, मतलब फॉल्स कहेंगे हम। अगर कंडक्टिविटी इसमें बोल देते तो ये हमारा क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, द लोरेंट्ज फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन एनी मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। यस, पहले लोरेंट्ज फोर्स को अगर हम लिखें तो QBB sin थीटा, दिस इज लोरेंट्ज फोर्स। अगर लोरेंट्ज फोर्स है तो इसमें वेलोसिटी, अगर चार्ज की वेलोसिटी क्या है, जीरो। स्टेशनरी चार्ज मतलब जीरो वेलोसिटी, और जीरो वेलोसिटी पर फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। सो दिस इज व्हाट, ट्रू। व्हाट इज दिस, ट्रू। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स हो गए, थर्ड हमारा ट्रू आ गया। फोर्थ वाला देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू एनी फिजिकल मीडियम अदर देन वैक्यूम। क्या वैक्यूम के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अदर मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकती? नहीं बच्चों, करती है। हमें पता है कि सन से जो रेज आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर होती है, मतलब एयर में भी एंटर हो रही है।
और ट्रेवल करती ही है, तो ये भी अगर देखा जाए तो क्या है इसका आंसर, यहां पर कैन नॉट की जगह अगर ये बोल देते कैन, है ना, तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन इन्होंने कैन नॉट बोल दिया तो ये अभी इसके लिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आगे देखते हैं बच्चों, 5th नंबर का ये 1 into 5 मतलब 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 1 into 5। आगे देखते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर। नहीं, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर के एग्जांपल नहीं है, ये किसके हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। हम 2 टाइप से सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं, वन इज प्योर सेमीकंडक्टर जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, सेकंड इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम बोले कंपाउंड सेमीकंडक्टर के ये पार्ट नहीं है, ये प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पार्ट है। तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स कॉन्सेप्ट के साथ समझना है, याद करने से काम बनता नहीं है, फिजिक्स को हमें समझना पड़ता है। फिजिक्स बोले या साइंस सब्जेक्ट बोले, इसको हमें अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हो सकता है वो टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन राइट आंसर। ओके, 4th वाले पार्ट को देखते हैं। 4th वाला पार्ट है मेज दी कॉलम। ये हम 2024 का जो पेपर है उसका ही 1 वर्ड या 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं। तो कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कौन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड यहां पर है कूलॉम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिलेटेड कौन है, कूलॉम। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, who gave the direction of induced current, so this is given by Lenz law के द्वारा होता है, बट यहां पर सिर्फ साइंटिस्ट नेम लिखा है, that's why we are just writing Lenz, but it is related to Lenz. Okay, electromagnetic waves are related to which scientist, Maxwell. This scientist, Maxwell. Double slit experiment of interference. Double slit experiment is related to what? We will say Young's double slit experiment. इसका शॉर्ट में नेम हम YDSE लिखते हैं, तो यहां पर Y का मतलब होता है यंग, राइट। तो 4th का क्या जाएगा, G। 4th का क्या जाएगा, G। Now dual nature of matter is related to de Broglie. Dual nature of matter is related to de Broglie, means A. Mass energy equivalence related to Einstein. Mass energy relation related to Einstein, मतलब D बोल दीजिएगा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा जाएगा, E, एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट लेंथ मींस F, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलेटेड टू मैक्सवेल मींस P. So which option is extra here and this option C is extra here, मतलब there is no role of this option here, means there is no match for ohm. Okay, so I hope you understood this. Last part, this is what, 1 word or 1 sentence. Question number 5. Write the value of total electric flux emanating from a unit positive charge in air. बच्चों, this is related to Gauss's law. And what says Gauss's law? Phi E is equal to 1 upon epsilon naught Q net, या और Q enclosed. तो यहाँ पर Q enclosed कितना है, 1, तो 1 upon epsilon naught ही लिखेंगे. This is the value of Q net is 1 coulomb, तो 1 upon epsilon naught, right? और इसकी वैल्यू आप लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 1 upon 8.854 into 10⁻⁻12. यूनिट भी लिख सकते हैं अगर आगे लिखना चाहें तो आप, अदरवाइज the answer is this. Second question, this is first and this is second. Write the name of instrument that measures current in electric circuit. What is the name of this device? So I am showing you this device. This is the device and the name of this device is ampere meter, ammeter. जो करंट को मेजर करता है वो डिवाइस का नेम क्या है, एमीटर। देखिए, सम स्टूडेंट राइट गैल्वेनोमीटर नेवर मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट। ये डिफ्लेक्शन बताता है, करंट की प्रेजेंस बताता है, बट मेजर नहीं करता है। तो मेजर करने वाली डिवाइस कौन सी होगी, एम्पियर मीटर, एमीटर। थर्ड, राइट द बैलेंस वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। पावर फैक्टर cos phi, the value of cos phi for pure resistive circuit is 1. For pure resistive circuit, power factor is 1. Cos phi value is equal to 0 for L circuit, for pure inductive circuit और pure capacitive circuit.
the value of cos phi is 0, and for pure resistive circuit the value of cos phi is 1, and cos phi is here power factor. So what is the answer? Cos phi is equal to 1. Now question number 4. In which position the refracted ray inside the prism becomes parallel to the prism base? If I just draw triangular shape of the prism, then this line, if I incident ray in this manner, so this line is known as the baseline, and this will be parallel if angle of deviation means this angle, incident ray and emergent ray, and the angle between them is known as the angle of deviation. When angle of deviation, so answer is what? When angle of deviation is minimum. When angle of deviation is minimum means angle of deviation अगर minimum होगा, then in this case refracted ray, this will be parallel to baseline of the prism. Both lines will be parallel. When in which case? In case of minimum angle of deviation. Last part देख लेते हैं बच्चों. This type of extensive semiconductor is obtained when pure semiconductor silicon और germanium is doped with trivalent. ट्राईवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है. विच टाइप? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और एन टाइप में हमें मतलब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होगा वो कब मिलेगा? जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे. फिर से इसको रिपीट करते हैं बच्चों. तो इसके लिए आंसर क्या है? विच टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राईवेलेंट. ट्राईवेलेंट से करने से कौन सा मिलेगा? पी टाइप. पेंटावेलेंट से एन, पेन से एन मिलता है, लेकिन यहाँ पर पेंटावेलेंट नहीं कर रहे हैं हम, ट्राईवेलेंट कर रहे हैं, तो कौन सा सेमीकंडक्टर मिलेगा हमें? पी टाइप मिलेगा. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज पी टाइप एंड अदर इज व्हाट? एन टाइप. एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर हमें तब मिलता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर मींस सिलिकॉन और जर्मेनियम में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, तब एन टाइप मिलता है, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज को जब प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो पी टाइप का मिलता है. ट्राईवेलेंट से पी और पेंटावेलेंट से एन. ओके, थैंक यू. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं 2024 क्वेश्चन पेपर जो था उसका सॉल्यूशन का. ये क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट देखेंगे. फर्स्ट पार्ट है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका और वाला भी देखिए राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से 2 डिफरेंसेस ही मैंने लिखे हैं, और नेक्स्ट में नियर अबाउट 3 डिफरेंसेस लिखे हुए हैं. तो देखिए सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है डिफरेंसेस के फॉर्म में. तो अगर हम बोले, अगर हम एक सिंगल कॉइल लेते हैं और उसमें करंट में डिफरेंसेस चेंजेस आता है, उसके कारण ही जो करंट अगर बनता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन. ये डेफिनेशन हो गई. और अगर म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें, दिस फिनोमिना हैपेंस इन द अनदर कॉइल प्लेस्ड नियर बाय कॉइल इन विच द करंट इज चेंजेस. जो नियर बाय प्लेट कॉइल होती है उसमें करंट को चेंज करते हैं, तो जो क्लोज वाली जो या नियर बाय जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है? इंडक्शन प्रोसेस होती है, करंट उसमें इंड्यूस होता है, उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं. इसमें हमें एक सिंगल कॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमें 2 कॉइल्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये डिफरेंसेस हैं पहले वाले पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 7 के पहले पार्ट का. दूसरा पार्ट देखते हैं राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. डिफरेंसेस देखते हैं, इसमें भी 2 लिखे हैं. चलिए 2 की जगह हमने 3 लिख दिए यहाँ पर. पहला हमने लिखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप सेकंड हमारा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. डिफरेंसेस देखते हैं. तो पहला डिफरेंस, दूसरा और तीसरा डिफरेंस. जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ये करेंट जो वोल्टेज होता है उसको इंक्रीज करता है, एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीजेस द वोल्टेज. फर्स्ट डिफरेंसेस क्लियर हो गया. सेकंड क्या है? इंक्रीज वोल्टेजेस बट डिक्रीजेस द करंट स्ट्रेंथ. मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट का जो स्ट्रेंथ होता है उसको डिक्रीज करता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? करंट का स्ट्रेंथ जो है उसको इंक्रीज करता है. इसमें हम ट्रांसफार्मर रेशियो निकालते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन
रेशियो निकालते हैं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ग्रेटर देन 1 आती है। और स्टेप डाउन में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो है उसका वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 आती है। सो आई होप डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। A solenoid of length 2 meter and 100 turns carries a current 10 ampere. Calculate the magnitude of magnetic field inside the solenoid. So you can utilize this one formula for this. B is equal to mu naught n I upon L. You have the value of mu naught 4 pi into 10 to the power minus 7, and n is 100 and I is 10, and the value of L is 2 meter. So now you can solve this, and whatever answer you will get, you have to write in Tesla. This is blank for you. And our portion, how do you solve? You have given a long straight wire carries a current 30 ampere. The value of current is 30 ampere, and magnitude of magnetic field you have to calculate, and the distance R you have given 30 centimeter. So what formula you will use? V is equal to mu naught I upon 2 pi R. You have the value of mu naught is 4 pi into 10 to the power minus 7. I value 30 and 2 pi as it is. Value of R is 30 centimeter. You will convert in meter, then this will be 10 to the power minus 2. Pi cancel, 2 cancel, 30 cancel. You have 2 into 10 to the power minus 5 Tesla, and this will be answer of question number 14 as well as all. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो 2024 का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एमपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज में हम 3 मार्क्स जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट्स को देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। एस्टेब्लिश, फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल V इज इक्वल टू E माइनस IR, जैसा कि आप येलो कलर में देख रहे हैं। देन इसका और वाला पार्ट भी रीड कर लेते हैं, फिर हम दोनों के आंसर्स देखते हैं। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसा कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S 4 रेजिस्टेंसेस है, और इनके बैलेंस को देखेंगे। चलिए बच्चों, इसका पहले वाले क्वेश्चन जो है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ये रिलेशन को हम प्रूव करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड में, देखिए डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा होगा। कैपिटल R इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, E इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, सपोज दैट करंट इज व्हाट I, जैसा कि हमने यहाँ पर नोट्स में लिखा है ऑलरेडी। तो जब हम कहें कि अगर जब इसमें क्या हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो, देन बाय ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R, एंड V आपको बता दिया था और R भी बता दिया था। नाउ टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट सपोज क्या है, E है, देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, दैट्स व्हाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस। Now we are having 2 equations. Again, if we apply Ohm's law, then I is equal to E upon R equivalent, or E upon R plus R. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, तो ये फर्स्ट हो गया और सेकंड हो गया, तो अब हमें क्या मिल जाता है। तो बच्चों देखिए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और आगे की प्रोसेस को लिखता हूँ, ठीक है, आगे की प्रोसेस को लिखता हूँ। तो क्या हो गया था, V अपॉन R हो गया था, और क्या हो गया था, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, V इंटू R प्लस V इंटू स्मॉल r और E इंटू कैपिटल R।
अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो V इंटू आर को यही रहने देते हैं, E इंटू आर, और यहाँ पर क्या जाएगा माइनस V अपॉन आर। इसमें से V जो मल्टीप्लाई में है वो इसको अदर साइड डिवाइड कर देते हैं और R कॉमन ले लेते हैं। R कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, E माइनस V, और क्या है मल्टीप्लाई में V, तो यहाँ पर R रहने देते हैं, और V दोनों के अपॉन में लाते हैं तो E के अपॉन में V आ जाएगा और V के अपॉन में V हो जाएगा। तो इसको अगर हम फाइनली लिखें तो क्या आ जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट, तो फाइनली हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है बच्चों, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। फाइनली हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, और ये आ जाएगा E अपॉन V माइनस 1, and this is one of the important expression for internal resistance of the primary cell or relation among small r, capital R, E, V. Okay, so this is required relation. So we completed this part. Now second part को हम समझते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, और वाला पार्ट क्या है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी हमें लिखनी होगी, जैसा कि हमने ये सब लिखा है, ये सब बताना पड़ेगा आपको, देन यू विल गेट 3 मार्क्स। Now draw the level diagram of Wheatstone bridge and write the necessary condition for the balance of Wheatstone bridge. अगर इसकी हम बात करें तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक Wheatstone ब्रिज, इस टाइप का लुक लाइक जो होगा वो Wheatstone ब्रिज होगा। Wheatstone ब्रिज में हम क्या करते हैं, इसके जस्ट मिडिल में एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर G, वी जस्ट शो डिफ्लेक्शन, और नेम दे देते हैं A B C, जैसे कि यहाँ पर लिखा देखिए Wheatstone ब्रिज। किसको पहले तो हम सोचे कि Wheatstone ब्रिज क्या होता है, तो व्हाट इज Wheatstone ब्रिज, इस टाइप के लुक का जो भी ब्रिज होता है उसको Wheatstone ब्रिज बोलते हैं। बट ऑन विच प्रिंसिपल इट वर्क्स, तो पहले प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone ब्रिज, है ना, और वो भी किस कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन की बात करेंगे हम। कौन सी कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन, हमारे सिलेबस में है बैलेंस्ड कंडीशन Wheatstone ब्रिज, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर रेजिस्टेंस P Q R, दिस P, this Q or this R and this one is S. Four resistance P, Q, R and S are connected to form a quadrilateral, एक quadrilateral के फॉर्म में दिख रहे हैं, और उस quadrilateral का नेम हमने क्या दिया है, A B C D. A cell E, this is a cell and EMF of the cell is E, is connected across the diagonal AC. किसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया गया है, ये डायगोनल AC जो दिया है इसके कनेक्टेड, इसके अक्रॉस हमने एक सेल को कनेक्ट किया है, एंड अ गैल्वेनोमीटर अक्रॉस BD, ये वाला जो पार्ट है इससे हमने क्या कनेक्ट किया गया है, क्या किया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है। when current is flow through the circuit and galvanometer does not give any deflection, जब हम सर्किट पूरे सर्किट में फ्लो करें बट इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो, मींस Ig इज इक्वल टू 0, Ig इज इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, देन इन दिस केस the ratio of these two resistance will be equal to ratio of these two resistances, means P upon Q is equal to R upon S। ये हमारा Wheatstone ब्रिज का प्रिंसिपल है। अब हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट डेरिवेशन देखेंगे। तो इसके लिए हमें किरचॉफ्स रूल का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि डायग्राम में आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, है ना, जो नहीं है वो उसको मैं आपको बता दूंगा। आई होप इसको तो नोट कर लिया होगा, चलिए एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब बच्चों देखते हैं इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन देखने के लिए हम देखिए क्वाड्रिलेटरल, इसमें एक क्लोज लूप लेना पड़ता है, किसके, बाय KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बाय KVL वी हैव टू टेक एनी क्लोज लूप। तो क्लोज लूप हम यहां पर ले लेते हैं A B D एंड A, क्लोज लूप A B D A, A B D A, है ना। बाय KVL हमें कौन से लूप में लेना है, A B D A। अब देखिए क्या होता है,
दिस रूल इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट। तो अभी हम देखिए ईएमएफ हमें कहीं पर इसमें दिख रहा है ये लूप में, सो देयर इज नो ईएमएफ, देन यू विल राइट 0 आर। देखिए करंट की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले लीजिए, तो P और करंट क्या है, रेजिस्टेंस P है और करंट क्या है I1। ये वाले करंट को हमने क्या बोला है I1, ठीक है। आगे गए फिर इस करंट की डायरेक्शन में आए तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस भी हमने क्या कंसीडर किया है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज G, इसको भी हमने G बोल दिया है। तो सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है G एंड करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज व्हाट IG। फिर आगे जाएंगे तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है लेकिन हम लूप में ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब साइन कौन सा जाएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या है इसमें R और करंट क्या है I2, करंट क्या है I2। कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? जैसा कि हम बात कर रहे हैं बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होता है उसका करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम इसको पहले ये R वाली टर्म को इधर ले आते हैं, तो माइनस का RI2 इधर आएगा, तो ये प्लस का RI2 हो जाएगा और ये क्या बचेगा PI1 और ये हो जाएगा GIG। लेकिन जैसा कि आपको बोला है कि IG की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये हो जाएगा RI2 और ये हो जाएगा PI1। एंड नाउ दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बोली। अब हम दूसरा लूप ले लेते हैं बच्चों, ये वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला अगेन बाय KVL क्लोज लूप, बाय KVL क्लोज लूप। KVL हम अप्लाई करेंगे बट कौन से क्लोज लूप में, तो क्लोज लूप आप ले लीजिए B D C B। कौन सा ले रहे हैं B D C B। अगर इसमें लेते हैं तो इसमें फिर से हमें सेल की वैल्यू, सेल तो लगी नहीं है तो टोटल ईएमएफ 0 हो जाएगा। अब करंट के डायरेक्शन में आते जाइए, इक्वल टू लगाएंगे। रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है गैल्वेनोमीटर का और उसका करंट कितना है IG, है ना, अभी 0 कर देंगे बाद में। फिर ये देखिए करंट क्या, रेजिस्टेंस क्या है S और करंट क्या है I2 प्लस IG। फिर आगे जाएंगे, देखिए आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट ऐसे आ रहा है लेकिन हम लूप में कैसे जा रहे हैं अपोजिट, तो यहां पर माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे Q I1 माइनस I2। ओके, अब IG आपको आपने बोल दिया बैलेंस कंडीशन में IG की वैल्यू क्या है 0, तो ये वाली पूरी टर्म होगी 0, ये वाली पूरी टर्म होगी 0 और ये वाली टर्म भी क्या होगी 0। बचा क्या है, तो बचा है ये पूरा टर्म तो 0 हो गया, S का क्या बचा I2 और माइनस का क्या बचा QI1। ठीक है बच्चों, राइट। अब ये I2 वाली टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का SI2 हो जाएगा और ये माइनस का QI1 रहेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगी। ये हमारी इक्वेशन कौन सी होगी फर्स्ट, ये इक्वेशन कौन सी होगी सेकंड। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट को हमने सेकेंड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये क्या जाएगा R I2 डिवाइडेड बाय S I2 इज इक्वल टू P I1 डिवाइडेड बाय Q I1। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। एंड दिस इज द Wheatstone principle when Wheatstone is in balance condition। आई होप ये क्वेश्चन जो दोनों पार्ट हैं वो समझ पाएंगे आप। एंड देन ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो ये पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। विच वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स, इन विच इफेक्ट डू दीज वेव्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। और इसका और वाला है राइट द नेम एंड वन यूज ऑफ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा जो हीट वेव्स हैं उनको ही हम इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं या इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। इनका इफेक्ट जो होता है वो इफेक्ट हमारा क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अर्थ पर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा इसका और वाले पार्ट का आंसर देखें तो जो गामा रेज जो होती है इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और लीस्ट वेवलेंथ होती है। और इनका यूजेस कहें
तो रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज़ होता है, IR कैमराज होता है उसमें भी यूज़ होता है, और जैसे कि मैंने यूज लिखा है टू डिटेक्ट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में होता है, डिस्ट्रॉइंग अनवांटेड शेल्स में होता है, देर आर सो मैनी, और फिजिकल थेरेपी में जो होता है ना, तो ये देर आर सो मैनी यूजेस ऑफ दीज वेव्स। ओके, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो 2024 का क्वेश्चन पेपर था फिजिक्स का, उसका क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। राइट द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ACL, एम्पियर सर्किटल लॉ, और में भी दिया है उसको भी देख लेते हैं। राइट द स्टेटमेंट एंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। एक चैप्टर नंबर 4 का है और एक चैप्टर नंबर 5 का है, और वाला चैप्टर नंबर 5 का है। तो देखिए बच्चों, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है, तो देखते हैं। पहला वाला पार्ट देखते हैं 8 का। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? फॉर एनी क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इंक्लोज। आई इंक्लोज का मतलब अगर मैं कोई एक लाइन लूप लूं तो इसमें टोटल जो करंट कितना जा रहा है, सपोज कीजिए टोटल करंट कितना है, आई है, तो ये क्या होगा, तो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड। आई एनक्लोज्ड मतलब इससे टोटल करंट कितना जा रहा है। तो ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ एक इंपॉर्टेंट लॉ है। इस पर या तो स्टेटमेंट पूछते हैं या फिर आप डायरेक्ट इसके एप्लीकेशन पूछ लेते हैं। सेकेंड लॉ हम देखते हैं बच्चों, जो कि हमारा और है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। द नेट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स passes through closed surface is always equal to 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं एक मैग्नेट को रखूं और मैग्नेट कैसा फॉर्म बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है? क्लोज। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड को आउट करते हुए देखते हैं और साउथ से इन करते हुए देखते हैं। तो जितना फ्लक्स आउट होता है उतना ही फ्लक्स क्या हो जाता है, इन हो जाता है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही और एक नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यही बोला है द नेट और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, तो आज हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो रिमेनिंग में है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 एज वेल एज इनके और आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो 2024 के सॉल्यूशन जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, दोनों पार्ट को, दोनों के आंसर्स लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। इफ द लोअर हाफ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉन्केव मिरर इज कवर्ड विथ एन ओपेक मटेरियल, व्हाट विल इट हैव ऑन द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्केव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बच्चों जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया है, अगर इसका हाफ पोर्शन को हमने ओपेक ऑब्जेक्ट से अगर कवर भी कर दिया तब इमेज तो कंप्लीट बनेगी, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जैसा कि आप ये लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं। और वाले पार्ट की बात करें तो क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम एन ऑप्टिकल रेयर मीडियम टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, व्हाट विल इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे। राइट बच्चों, जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम, चाहे रेयर टू डेंसर हो या डेंसर टू रेयर हो, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एनर्जी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर रेयर टू डेंसर जाती है, रेयर जैसा कि आप बोला गया है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसा कि आंसर में आप देख रहे हैं। जब रेयर टू डेंसर जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अगर डेंसर टू रेयर जाएंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अभी के लिए हमारा आंसर होगा फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी विल डिक्रीज। ये और वाले पोर्शन का आंसर हो गया है। जैसे कि आप अगर मैं डायग्राम से देखूं तो ये मेरे पास कौन सा मिरर है, आपसे कॉन्केव मिरर बोला तो ये कॉन्केव मिरर, और ये वाले पार्ट को, ये वाले पोर्शन को हमने क्या कर दिया, कंप्लीटली ऑपेक ऑब्जेक्ट से कवर्ड कर दिया। तो हमने देखा कि ये इमेज तो पूरी बनी, लेकिन इसके साथ में इंटेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस। तो ये आंसर समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं मान लूं ये मेरे पास ग्लास का स्लेब है, लाइट एंटर हो रही है रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे बेंड हो जाती है और फिर ये इसके क्या हो जाती है, पैरेलल। तो ये लाइट की स्पीड इसमें क्या हो जाती है, डिक्रीजेस हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। पहला पार्ट समझ में आ गया होगा, मतलब दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 इसी
पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 उसको पढ़ते हैं। राइट टू कंडीशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, राइट, और फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जब देखा गया कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स है वो बिना डेविएट किए हुए पास हो गए, इससे ये पता चला है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, एम्प्टी है। दूसरा, अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो क्या मिला, अल्फा पार्टिकल, जैसा कि हमें पता अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और जब ये न्यूक्लियस के पास गए तो कुछ रिपल होकर आने लगे, मतलब पता चला कि जो न्यूक्लियस है उसके पास भी कौन सा चार्ज होगा, सो देयर विल बी ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, सो देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, दीज फोर्सेस डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, दे आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एंड नॉट अ सेंट्रल फोर्सेस। ऐसे और भी रीजंस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जैसा कि आपको यहाँ आंसर दिख रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 के दोनों पार्ट देखते हैं बच्चों, 12 के दोनों पार्ट देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट आपको दिख रहे हैं। पहला पार्ट है ड्रॉ लेवल सर्किट डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, एंड सेकंड क्या है, मतलब और वाला पार्ट क्या है, आपको बनाना है सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर बच्चों मैंने यहाँ पर पी साइड ली है और यहाँ पर कौन सी साइड ली है, एन साइड ली है, जिसमें आपको रेड कलर का जो दिख रहा है, रेड कलर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, और जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर्स में जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है बेटा, ये हमारे होल्स हैं। ये क्या है, होल है, ठीक है, बना दिया आपने। ये पॉजिटिव बैटरी का आपने यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लिया है और ये नेगेटिव। जब पी का कनेक्शन जब आपने ये पी साइड है और इसका कनेक्शन पॉजिटिव से किया, पी का कनेक्शन किससे किया, पॉजिटिव से, और एन का कनेक्शन, एन साइड जो है इसका कनेक्शन किससे किया बच्चों, एन का कनेक्शन आपने नेगेटिव से किया, तब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक लेयर क्रिएट हो जाएगी और उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। कौन सी लेयर बोलेंगे बेटा, डिप्लीशन लेयर। और इस लेयर में जो होते हैं, इसकी विड्थ होती है नियर अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसकी जो विड्थ होती है नियर अबाउट 1 माइक्रोमीटर होती है। नियर अबाउट कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर होती है, और इसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। चलिए, ये तो हमारा किसकी बात हो गई, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ग्राफ इस टाइप से मिलता है, ठीक है। चलिए, अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका डायग्राम, सभी का डायग्राम, दोनों का डायग्राम बनाया है। तो हमने ये क्या किया है, ये प्राइमरी सेल ले ली है, ये सेकेंडरी सेल ले ली है, प्राइमरी कॉइल ले ली है, ये सेकेंडरी कॉइल ले ली है। मतलब अगर देखा जाए तो हम एसी इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एसी को इनपुट करा जा रहा है। और यहां पर जब हमने देखा एसी के कितने पार्ट होते हैं, रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर क्या होता है, जो इनपुट एसी सिग्नल होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है रेक्टिफायर का। तो डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसलिए डायग्राम पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर हमने एक डायोड लिया हुआ है, यहाँ पर जो ऐसा बन रहा है वो डायोड है, और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, इस पर लोड रेजिस्टेंस लिया, जहां से हम आउटपुट लेने वाले हैं। यहाँ पर ये इसको अर्थिंग किया हुआ है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, लेवल सर्किट डायग्राम मिल गया है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम इनपुट सिग्नल ले रहे हैं जिसका हाई वैल्यू भी है, जीरो वैल्यू भी है और माइनस वैल्यू भी है। तो हमें जब जब फॉरवर्ड बायस होगा तब तक करंट मिल रहा है, और रिवर्स बायस में ये किसके लिए है, फॉरवर्ड बायस में है, सिंगल डायोड से फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में करंट नहीं मिला है, फिर फॉरवर्ड बायस में करंट मिला है, फिर रिवर्स बायस में। तो ऐसे करके हमें कौन सा करंट मिल जाएगा बच्चों, तो हमें ये करंट कौन सा मिल जाएगा, डीसी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, डीसी। तो ये मैंने सर्किट डायग्राम भी आपको दोनों के बना दिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो ऐसे करके हमने आज के इस वीडियो में तीनों क्वेश्चन को कवर कर दिया है। Then also if you have any doubt, then you can ask in comment box. Thank you.